हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS अकेडमी। माय नेम इज दीक्षा और आज के इंपॉर्टेंट सेशन में हम देखेंगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की डिटेलिंग्स। इसे फ्लैग ऑफ कर दिया गया है जींद हरियाणा से ऑन 17 जुलाई 2026 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल फीचर्स रहेंगे कि इसका जो फ्यूल सेल है, बैटरी है, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। हाइड्रोजन गैस तो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, फिर इसमें ऑक्सीजन की भी सप्लाई कर रहे हैं, तब तो ये ब्लास्ट ही कर जाएगा। तो उसे कैसे चेंबर को डिज़ाइन करा गया है, टेक्निकल फीचर उसके मैं आपको समझाने जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड ध्यान रखना, जैसे हमने 2070 का टारगेट रखा है, दैट इज नेट जीरो एमिशन, ये फोकस करेगा कि जितना कार्बन हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब भी करवा दें। और वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी अपने कुछ टारगेट सेट करे हैं कि हमने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से स्विच करना है टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की तरफ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का जो कंजप्शन इस ट्रेन में रहेगा वो लगभग 300 kg पर डे का रहेगा। अब देखो, अगर आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जैसे कोल वगैरह से ही अगर दोबारा से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हो, कहीं ना कहीं वो रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन तो अभी भी एमिट हो रहा है। और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जिसे हम बार बार बोलते हैं कि ये हमको रिड्यूस करना है, ये तो फिर से प्रोड्यूस होंगे, तो फिर इसका फायदा कोई नहीं हुआ। तो आज के टाइम पे हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे वाटर को ही कई बार स्प्लिट करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, उन मेथड्स के ऊपर आ चुके हैं। पर अभी इंडिया के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ग्रीन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकें। तो इसी वजह से लास्ट में आप देखेंगे कि कनाडा की जो बैलेट पावर कंपनी है उसके साथ भी हमारा कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन है, ताकि जो हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है वो भी यहाँ पे चलती रहे। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन भी है। इसमें 8 पैसेंजर कोचेस रहेंगे और 2 ड्राइविंग पावर कार्स हैं। अब ये जो पावर कार्स हैं, इसी का मैकेनिज्म आपको देखना है कि ये एक्चुअल में कैसे फंक्शन करेगा। 2400 किलोवाट की पावर या फिर 3200 हॉर्स पावर तक की पावर इसमें जनरेट होगी। पैसेंजर कैपेसिटी 682 की है। रूट जिंद सोनीपत तक का रहेगा 89 किलोमीटर्स का। इसमें देखो, ये मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे लिखी है ना, ये 75 किलोमीटर पर आवर वाली, ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं जो इसका एवरेज स्पीड रहने वाला है। अदरवाइज इसमें जो मैक्सिमम स्पीड आ सकती है वो लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की भी रह सकती है। ठीक है, तो आपने इतना ही ध्यान में रखना है। ये सारे इसके रूट्स आ जाएंगे, जिंद सिटी से लेके पानीपत जंक्शन, देन सोनीपत, यहाँ पे रोहतक जंक्शन, और दिन में ये 2 बार चलेगी। यहाँ पे वैसे टाइमिंग भी दे रखी है इसकी कि दिन में जब ये चलेगी ट्रेन तो कौन कौन से रूट्स यहाँ पे कवर अप करे जाएंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ, अगर आपको एक ट्रिप लेना हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो हाइड्रोजन ट्रेन को ही हाइड्रेल ट्रेन या फिर एच ट्रेन भी कहा जा रहा है, और इस ट्रेन को स्पेसिफिकली नमो ग्रीन रेल भी कहा गया। अब ये मैकेनिज्म चलता कैसे है, तो पहले तो इसका जो पावर कार या फिर ड्राइवर पावर कार वाला पार्ट है उसको ध्यान से देखना। 2 रहेंगे ये, हम एक को समझते हैं। ये ड्राइवर डेस्क आएगा जहां पे बैठे होंगे ऑपरेटर या ड्राइवर या पायलट सीट जिसको बोलते हैं। उनके पीछे कंट्रोल पैनल होगा, पूरी मशीनरी को चेक भी तो करना है ना, तो कंट्रोल पैनल, यहाँ पे बड़े सारे बटन होंगे, MCBs होंगी एंड ऑल, वो सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड होंगी। उसके आगे लगा है बैटरी स्टैक, मतलब ये जो पीछे जितने भी मशीन लगी है ना, उसको चेक करने के लिए आगे क्या लगा दिया है, कंट्रोल पैनल। आगे लगेगी बैटरी, यहाँ पे आएंगे फ्यूल सेल। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये है हाइड्रोजन के स्टोरेज मॉड्यूल, क्योंकि आपने पीछे देखा कि लगभग 300 किलोग्राम पर डे हाइड्रोजन यहाँ पे यूटिलाइज होगी। अब ये वाले जो स्टैक्स हैं एक तरह से सिलेंडर हैं जिनके अंदर क्या रखी हुई है, हाइड्रोजन गैस। पर इन हाइड्रोजन की जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, वो इन फ्यूल सेल के अंदर होगी। अब मैं फ्यूल सेल का आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, पर ये शुरू में बहुत टफ लगेगा, तो इसको हम तोड़ के देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये हाइड्रोजन ट्रेन कैसे फंक्शन करेगा। अब देखो, एक चैम्बर होगा फ्यूल सेल की, जब बात कर रहे हैं कुछ इस तरह से। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ ओपनिंग्स भी रखी हैं, यहाँ पर भी रखी है, यहाँ पर भी रखी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये जो ऊपर की 2 ओपनिंग्स होंगी, यहाँ से कुछ ना कुछ एंटर करेगा। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस आएगी और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस आएगी। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये हमारी हवा में भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो एनवेल्प है गैसेस का, वहीं से ऑक्सीजन यूटिलाइज करी जाएगी। पर जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली फ्लेमेबल है, यानी कि एकदम से आग को कैच कर लेती है। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े तो यहाँ तो ब्लास्ट हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन लगा दी गई है। ये जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे हमारा एटम होता है, ये एटम 3 कॉम्पोजिशन से बना होता है। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसके बाहर रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रोटॉन की बात करिए, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन होगी ये सिर्फ किसको अलाउ करेगी, प्रोटॉन को। मतलब जब हाइड्रोजन स्प्लिट होगा, टूटेगा, तो इससे क्या बनेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे प्लस 2 निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। अब
यहां पे क्या बोला, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, यानी कि सिर्फ ये प्रोटॉन को एंटर करने देगी जबकि इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं जा पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को भी तो निकालना पड़ेगा। ये रूल है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कि जो भी चीजें बनेंगी अंदर आपको वेस्ट की फॉर्म में बाहर भी निकालनी है। तो जैसे यहां से हाइड्रोजन गया, ये टूटा, स्प्लिट हुआ किस किस में, दैट इज हाइड्रोजन आयन। अब बैलेंसिंग आप नहीं भी करोगे चल जाएगा, पर यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स आ गए एंड साथ में क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, पर इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू नहीं जा सकता, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इसके लिए ये बाहर से एक रास्ता बनाया हुआ है और इसी को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट है। नाउ ये बाहर को निकल गया, इसका भी कुछ काम है, अभी इसको ऐसे नहीं फेंकेंगे। और यहां से क्या आई थी, ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन आयन था ये यहां से भी पास कर जाएगा क्योंकि अब बाहर भी तो निकालना है। तो अनयूज्ड वाला, मतलब ये चैम्बर को समझने के लिए याद रखना, अनयूज्ड वाला हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा, ठीक है, ताकि दोबारा से रीयूज करा जा सके। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन आएगा ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। प्लस क्या निकला था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो आगे बैटरी लगी हुई थी ना उसको क्या करेगा, रिचार्ज करेगा दोबारा से। इसको तो साइड में रख लो अभी के लिए, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते हो उसमें क्या लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है, तो फ्लो ऑफ करंट आता कैसे है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो वेस्ट मटेरियल क्या निकला, वाटर। एंड वाटर वेपर तो ठीक है ना, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वाटर वेपर से कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं होगा। तो मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। अब इस चैम्बर को देखो ध्यान से, यहाँ पे सेम ही चीज, हाइड्रोजन आयन यहाँ से मेम्ब्रेन से आगे जा रहे थे, पर जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू किसको रिचार्ज कर रहा था, बैटरी को। अब अगर इसी डायग्राम को दोबारा से देखेंगे तो फ्यूल सेल में क्या हुआ, रिएक्शन हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बैटरी को दोबारा से रिचार्ज करा। तो जब ये ट्रेन चलेगी तो ऐसा नहीं है कि पावर सिर्फ हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग से ही होगी, यहाँ पे बैटरी भी तो रिचार्ज हो रही थी। जब स्पीड और ज्यादा इंक्रीज करनी होगी तो कहां से पावर जनरेट होगी, साथ में बैटरी के साथ भी। और जब ब्रेक लगानी होगी तो बैटरी की जो सप्लाई थी वो रोकती जाएगी और सिर्फ किसके ऊपर चलेगा, जो हाइड्रोजन स्प्लिट करके एनर्जी को जनरेट कर रहा था। तो इसको एक बार अब रीड कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। ये बिना ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर के चलेगी, इसमें हाइड्रोजन है जो ऑनबोर्ड स्टोर करी हुई है एंड ऑक्सीजन हवा से आएगी। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद ये मैकेनिज्म, तो ये देख लो, हाइड्रोजन टैंक एनोड से आया, वो जो पॉइंट था ना जहां से हाइड्रोजन एंटर करा था, नेगेटिव सेंटर रहेगा उसको एनोड बोलते हैं, एंड ऑपोजिट था कैथोड। हाइड्रोजन स्प्लिट करेगा हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में, हाइड्रोजन आयन मेम्ब्रेन से पास करेंगे जबकि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सटर्नल सर्किट में चला जाएगा। उसके बाद ये सारा चैम्बर आपस में रिएक्ट करेगा जब ऑक्सीजन आएगा फ्रॉम कैथोड, और कैथोड पे जब ये आएंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे वाटर और कुछ हीट भी यहाँ पे निकलेगी। 2 ड्राइविंग पावर कार्स होंगी, हर एक पावर कार के अंदर 4 इंटीग्रेटेड पावर पैक होंगे। और ये जो बैटरी है, आगे बैटरी का भी एक स्टैक लगा हुआ था, वो लिथियम फेरो फॉस्फेट का बन रखा है। यहां से आपको लिथियम की इंपॉर्टेंस भी दिख रही है। अब ये जो पावर पैक होगा ये लगभग 300 किलोवाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, पावर प्रोड्यूस करेगा। ये देखो फ्यूल सेल जहां पे स्प्लिटिंग हो रही थी हाइड्रोजन की, वो 115 किलोवाट की कहीं ना कहीं पावर प्रोड्यूस कर रहा है। एंड ये आगे बैटरी क्या कर रहा है, 185 किलोवाट की एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। टोटल आउटपुट दोनों पावर कार्स की अगर देख लें तो 1200 किलोवाट के पास जाएगी, या फिर एंटायर एक पावर कार की आ गई, और एंटायर की अगर देखें तो 2 कोचेस थे जो कि पावर कार वाले थे, तो 2400 किलोवाट तक की ये चली जाएगी। वर्किंग कैसे है, तो फ्यूल सेल क्या करेगा, ट्रेन को पावर करेगा, और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी थी, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे थे, बैटरी को रिचार्ज किए जा रहे थे। हायर स्पीड पे जो बैटरी होगी वो फ्यूल सेल को सप्लीमेंट भी करेगी, और जब डेसेलरेशन यानी कि ब्रेक लगना शुरू होगा तो बैटरी सप्लाई जो होगी वो रुक जाएगी, और जो फ्यूल सेल है वो दोबारा से बैटरी को क्या करेगा, रिचार्ज कर लेगा। और जब ट्रेन रुकेगी ना अपने एंड पे, क्योंकि बीच में जब ब्रेक आपने लगाया इलेक्ट्रॉन तो दोबारा से जनरेट हुए जा रहे थे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली बैटरी को रिचार्ज भी करते रहेंगे। लगभग 80% बैटरी चार्ज ही मिलेगी आफ्टर कंप्लीट जर्नी। हाइड्रोजन को ऑनबोर्ड स्टोर करा गया है लगभग 440 किलोग्राम्स, 200 to 500 बार प्रेशर पे इसे मेंटेन करना पड़ता है। 3000 kg कैपेसिटी हाइड्रोजन की जो रिफ्यूलिंग की है वो जींद में ही डेवलप करी गई है। चिल्लर प्लांट भी वहां पे लगाए गए हैं ताकि हाइड्रोजन को ठंडा रखा जा सके एट -15 डिग्री सेल्सियस, और उसकी हैंडलिंग ईजी हो सके। अब टेक्नोलॉजी का सोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल सेल जो है ये हमने इंपोर्ट करे फ्रॉम कनाडा, बैलेट जो इनकी पावर कंपनी है, एंड प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा जो मेधा कंपनी हैदराबाद बेस्ड आ गई। और जितना भी ये ओल्ड डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन चल रहा था जीरो एमिशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन के साथ हम रिप्लेस करने जा रहे हैं।
ग्लोबल सिनारियो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ही हैं हम, हमसे पहले और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को यूज़ कर लिया है एंड शॉर्ट ट्रिप्स पे ही कर रहे हैं ज़्यादा। तो जैसे फ्रांस में 2016 में एल्स्टॉम में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जर्मनी में 2018, इसी के साथ जापान है, चाइना, यूएस, साउथ कोरिया, इन सभी ने क्या किया है, शॉर्ट डिस्टेंस की हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन्स का सर्विस प्रोवाइड कर दिया है। हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल होता है और इसे हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर करना पड़ता है, और हमारे पास अभी हाइड्रोजन की प्रोडक्शन काफ़ी कम भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन कई बार डिफिकल्ट हो जाती है एंड स्टोरेज भी डिफिकल्ट हो जाती है। पर टाइम के साथ साथ हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्लाइमेट भी देखना है। बाकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑन एन एवरेज 136 करोड़ लगी। इसे 2020 टू 2021 में अप्रूव करा गया था। अप्रैल 2022 में इसका काम शुरू हुआ था और जो ऑपरेशनल अप्रूवल है वो 22 मई 2026 में पूरा कंप्लीट हो चुका था। फ्यूचर एक्सपांशन है कि अभी और ज़्यादा हम हाइड्रोजन ट्रेन्स भी डेवलप करेंगे। बाकी ये जो हमारे टारगेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लीन एनर्जी के सोर्सेज वो मैंने आपको बता दिए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, और जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रेन भी है हाइड्रोजन बेस्ड। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो।